हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। मैं ज्योति आपके यूट्यूब चैनल लर्न विद देविका से। तो कल हम कर रहे थे मिनिमम वेज एक्ट। इसका हमने पार्ट फर्स्ट किया था और पार्ट में हमने डिस्कस किया था सेक्शन 4 तक मिनिमम रेट ऑफ वेजेस, और इसकी हिस्ट्री भी मैंने आपको ऑलरेडी कवर करवा दी है। तो अब हम ये एक्ट आगे करते हैं। हमारा नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 5, फिक्सिंग मिनिमम रेट ऑफ वेजेस। तो इस सेक्शन में मैं आपको बताऊंगी कि मिनिमम वेज को फिक्स करने का प्रोसीजर क्या होता है। ठीक है, जब किसी भी शेड्यूल में मिनिमम वेज फिक्स करने होते हैं, पहली बार करने होते हैं या पहले से ऑलरेडी होते हैं या उनमें कुछ चेंज करना होता है, तो उसमें क्या होता है, गवर्नमेंट क्या करती है, अपॉइंट है मैनी कमेटी एंड सब कमेटी। क्या करती है, कमेटी और सब कमेटी अपॉइंट कर देती है ताकि वो इंक्वायरी कर सकें कि किस केस में हमें क्या मिनिमम वेज फिक्स करना है। क्योंकि गवर्नमेंट अब खुद तो जाएगी नहीं ना हर एम्प्लॉयर के पास पूछने के लिए, या हर सेक्टर में खुद तो नहीं जाएगी। तो इसलिए वो क्या करती हैं, इसलिए वो कमेटी और सब कमेटी अपॉइंट कर देती हैं जो कि इंक्वायरी करती हैं कि क्या मिनिमम वेज फिक्स होगा। तो अब जैसे गवर्नमेंट होती है, उन्होंने कमेटी और सब कमेटी अपॉइंट कर दी हैं, तो वो क्या करेंगी कि एक प्रपोजल निकालेंगी, पब्लिश करेंगी एक प्रपोजल ऑफिशियल गजट में। और जो पार्टीज़ हैं, जो मतलब पूछेंगे उनसे आप बता दीजिए आपकी क्या क्या प्रॉब्लम है। देखो, जैसे ऑलरेडी मैंने मेंशन किया हुआ है कि पब्लिश इट प्रपोजल इट्स इन द ऑफिशियल गजट एंड आस्किंग कमेंट फ्रॉम द अफेक्टेड पार्टी। कि मतलब जो मिनिमम वेज फिक्स होने वाले हैं, उनके जो जितने भी मतलब वहाँ से उससे जुड़े हुए लोग हैं, उनसे पूछेगी कि आपकी क्या प्रॉब्लम है, आप बताओ, आपका क्या इशू है। तो इसके लिए वो एक प्रपोजल पब्लिश करती है ऑफिशियल गजट में, और उसके लिए वो टाइम देती है। वो नॉट लेस देन 2 मंथ होता है कि 2 मंथ में आप बता सकते हो कि आपकी क्या इश्यूज हैं। नॉट लेस देन बोला है मैंने, नॉट लेस देन 2 मंथ होता है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है कि जो कमेटी हमारी एडवाइस देती है, जो कमेटी और सब कमेटी अपॉइंट हुई हैं, वो अपनी एडवाइस देती हैं कि कैसे करना है कैसे नहीं करना। उसके बाद अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट क्या करती है, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ऑफिशियल गजट में नोटिफिकेशन निकालती है। नोटिफिकेशन निकालने के बाद वो मिनिमम वेज रेट फिक्स कर देती है। ठीक है, इसमें जो कमेटी और सब कमेटी होती हैं, इसमें देखो जैसे ऑलरेडी आई हैव मेंशन द कमेटी एंड सब कमेटी एडवाइजरी बोर्ड कंस्टिट्यूट बाय द गवर्नमेंट ऑफ इक्वल नंबर मेंबर ऑफ। जो भी कमेटी और सब कमेटी बनती हैं, उनके मेंबर कितने नंबर में होते हैं, एम्प्लॉयर साइड से जो होते हैं और एम्प्लॉयज़ की साइड से जो होते हैं, इक्वल नंबर होते हैं, और इंडिपेंडेंट पर्सन होते हैं। ठीक है, तो जैसे आप एग्जांपल ले लो, जैसे सपोज करो कि 3 तो एम्प्लॉयर हो गए और 3 ही एम्प्लॉय की तरफ से हो गए पर्सन, और 1/3 होता है इसमें इंडिपेंडेंट पर्सन। इंडिपेंडेंट पर्सन मतलब ये होता है कि जो ना तो एम्प्लॉयर की तरफ से होंगे और ना ही एम्प्लॉय की तरफ से होंगे। तो ये टोटल कितने मेंबर होगा, टोटल होगा 9 मेंबर। क्योंकि अगर आप 9 का 1/3 ही निकालोगे तो ऑब्वियसली 3 ही आएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ये मैंने एग्जांपल से आपको समझा दिया है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट सेक्शन। नेक्स्ट सेक्शन देखने से पहले ये मैंने आपके लिए एक डायग्राम बनाया हुआ है। जैसे अभी मैंने ऊपर एक्सप्लेन किया कि एडवाइजरी बोर्ड डिफरेंट क्लास से रिकमेंडेशन लेगा, स्किल है अनस्किल क्लर्क के सुपरवाइजर के। उसके बाद उनको सुना जाएगा और उसके बाद मिनिमम वेज का नोटिफिकेशन निकाला जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं सेक्शन 7 एडवाइजरी बोर्ड। एडवाइजरी बोर्ड कौन अपॉइंट करता है, एडवाइजरी बोर्ड अपॉइंट करता है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। ठीक है, और इसका एडवाइजरी बोर्ड का काम क्या होता है, ये कोऑर्डिनेट करती है, ठीक है, कमेटी के काम को और सब कमेटी के काम को जो अंडर सेक्शन 5 के थ्रू अपॉइंट हुई हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन सेक्शन 8। सेक्शन 8 में है सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड। सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड का काम क्या होता है, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड जो होती है ना, वो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को दोनों को एडवाइस करती है। किस लिए करती है एडवाइस, कि फिक्सिंग एंड डिवीजन ऑफ मिनिमम रेट ऑफ वेजेस। जो हमारे जो हमें मिनिमम वेज फिक्स करने हैं, उनको रिवाइज करने के लिए एडवाइस करती है, उनको फिक्स करने के लिए एडवाइस करती है। और जो हमारी एडवाइजरी बोर्ड का काम है, उसको कोऑर्डिनेट करती है। मतलब एडवाइजरी बोर्ड क्या कर रही है क्या नहीं कर रही,
उसको कोऑर्डिनेट करती है ये। तो आई होप आपको सेक्शन 8 अच्छे से समझ में आ। नाउ सेक्शन 9। सेक्शन 9 में अभी आपको ऑलरेडी ऊपर समझा चुकी हूँ, जब मैं आपको कमेटी का कंपोजिशन समझा रही थी, फिर भी मैं आपको एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ, ठीक है। तो चलो सेक्शन 9 देखते हैं। अब ये कह रहा है ईच ऑफ द कमेटी एंड सब कमेटी एंड एडवाइजरी बोर्ड, इनमें कितने मेंबर होने चाहिए। नॉमिनेटेड कौन करता है, इन्हें अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट नॉमिनेट करती है, ठीक है। एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉय इक्वल नंबर में होते हैं, ठीक है। और इंडिपेंडेंट पर्सन नॉट एक्सीडिंग 1/3, जो अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि टोटल मेंबर 9 है, और उसमें से 3 होगा एम्प्लॉयर की तरफ से और 3 होगा एम्प्लॉय की तरफ से, और 9 का 1/3 ऑटोमेटिकली आ गया 3। तो ये हो गया इंडिपेंडेंट पर्सन, ये मैंने अभी आपको ऊपर एग्जांपल देके समझाया था। और जो वन ऑफ सच इंडिपेंडेंट पर्सन, और इन 3 में से जो एक इंडिपेंडेंट पर्सन चेयरमैन अपॉइंट किया जाता है एज अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के थ्रू। आई होप आपको ये कमेटी का कंपोजिशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अभी के रिसेंटली जो एग्ज़ाम पैटर्न देखा गया है उसमें कमेटी का कंपोजिशन काफ़ी ज़्यादा पूछा जा रहा है, तो आप इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। लेक्चर को 1-2 बार आप देखोगे तो आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। अब देखते हैं सेक्शन नंबर 10। सेक्शन नंबर 10 है हमारा करेक्शन ऑफ एरर, ठीक है। करेक्शन ऑफ एरर सेक्शन नंबर 10। जब भी गवर्नमेंट जैसे मिनिमम वेज फिक्स करती है तो कई बार होता है कि क्लैरिकल मिस्टेक हो जाती है या अर्थमेटिकल मिस्टेक हो जाती है, तो उनको सही करने के लिए अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट क्या करती है, नोटिफिकेशन निकाल सकती है ऑफिशियल गजट में। सेक्शन 11 वेजेज इन काइंड सेक्शन 11। तो सेक्शन 11 में क्या है कि जो मिनिमम वेज होता है ना, वो हमें शैल बी पेड इन कैश। हमें मिनिमम वेज तो हमें कैश में ही पे करना होता है। द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में ऑथराइज वेयर देयर हैज़ बीन ए कस्टम पेमेंट ऑफ मिनिमम वेज आइदर होली और पार्शली इन काइंड। कई बार होता है कि कई जगह पे कस्टमरी रूल होता है, तो उसमें ये एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि आपको पार्शली काइंड में देना है, मतलब आधा कैश में देना है या पूरा कैश में देना है। लेकिन यहाँ पे कस्टमरी रूल अगर ऑलरेडी है तो ये अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, ठीक है। एंड द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में ऑथराइज सप्लाई ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज एट कंसेशन रेट। अगर अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को लगता है कि जो कमोडिटीज़ हैं उन्हें कंसेशन रेट पे देना चाहिए, तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट उसके लिए भी मतलब ऑथराइज कर सकती है और एक नोटिफिकेशन निकाल के ये सप्लाई के लिए कंसेशन रेट पे दे सकती है। आपको अभी तक मैंने जितने भी सेक्शन पढ़ाए सेक्शन 1 to 11, आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई भी डाउट आता है, कोई भी इशू आता है या मुझसे कोई मिस्टेक हो जाती है तो आप बता सकते हैं। जैसे मैं आपको भी एक एग्जांपल देती हूँ। मैंने कुछ दिन पहले एक एक्ट बनाया था, MCQs बनाए थे ग्रेच्युटी के। तो उसमें मैं अवेयर नहीं थी कि ग्रेच्युटी की लिमिट इंक्रीज हो चुकी है जनवरी में 20 लाख से 25 लाख। तो मेरे ही ग्रुप में एक मिथिलेश नाम के पर्सन है, उन्होंने मुझे वहाँ करेक्ट किया था। तो मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा क्योंकि मेरी गलती थी तो उन्होंने करेक्ट किया, इट्स ओके। अगर कोई गलती हो जाती है, आई एम ऑल्सो ह्यूमन बींग, तो आप कमेंट में मेंशन कर सकते हो, बट इन ए पोलाइट मैनर, ठीक है। ओके। अब जैसे इस सेक्शन में वेज इन काइंड सेक्शन में सेक्शन 11 में अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट क्या कर रही है, कमोडिटीज़ एम्प्लॉय को कंसेशनल रेट पे प्रोवाइड कर रही है। तो अगर ये कंसेशनल रेट पे प्रोवाइड कर रही है तो ये भी मिनिमम वेज में ही काउंट किया जाएगा, इस चीज़ का आप ध्यान रखना। अब देखते हैं हम हमारा सेक्शन पेमेंट ऑफ मिनिमम रेट ऑफ वेजेस कि सेक्शन 12 के अंदर हमें मिनिमम वेज की पेमेंट कैसे करनी है। तो इसमें क्या मेंशन है, इसमें मेंशन है द मिनिमम वेज हैज़ टू बी पेड विदाउट एनी डिडक्शन। हमें मिनिमम वेज जो देनी है विदाउट एनी डिडक्शन की देनी है, मतलब कोई डिडक्शन नहीं करनी है अदर देन स्टैच्यू डिडक्शन। अदर देन स्टैच्यू डिडक्शन का मतलब है अगर गवर्नमेंट ने कोई डिडक्शन एप्लीकेबल की हुई है तो वो तो होगी, लेकिन एम्प्लॉयर अपनी मर्जी से कोई भी डिडक्शन नहीं करेगा। पेमेंट ऑफ वेजेस लेस द मिनिमम वेजेस ऑन द ग्राउंड ऑफ लेस परफॉर्मेंस और आउटपुट इज कॉल्ड इलीगल। अगर एम्प्लॉयर क्या करता है, मिनिमम वेज से कम पेमेंट करता है, एम्प्लॉय को मिनिमम वेज से भी कम देता है, तो वो और उसकी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग कम मिनिमम वेज पे करता है, तो ये टोटली इलीगल ही कंसीडर किया जाएगा। अब सेक्शन 13 पर आते हैं। सेक्शन 13 पे है फिक्सिंग आर फॉर ए नॉर्मल वर्किंग डे। अब अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को इतना राइट होता है कि वो ये मान सकती है कि एक दिन में कितने आवर काम करना है, या एक वीक में कितने आवर काम करना है, या कंपनसेटरी हॉलीडे कैसे देना है, वो सब
राइट्स एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के पास होते हैं। तो अब हम इसमें देखेंगे फॉर एडल्ट एंड वर्कर वर्किंग इन फैक्ट्री, जो एडल्ट और वर्कर फैक्ट्री में वर्क करते हैं उनके लिए वर्किंग आवर क्या होने चाहिए, ठीक है। अब जैसे ये है, द डेली आवर शुड नॉट एक्सीड मोर देन 9 आवर विद 1 आवर रेस्ट इंटरवल। विद 1 आवर रेस्ट इंटरवल में क्या कह रहा है, जैसे वीक, हमारे वीक में कितने दिन होते हैं, हमारे वीक में 7 डेज होते हैं, ठीक है, 7 डेज होते हैं ना हमारे वीक में। तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट डिसाइड कर सकती है कि 7 डेज में एक ऑफ दे सकती है। अब वो एक ऑफ कौन सा होगा, संडे हो सकता है, मंडे हो सकता है, ट्यूसडे हो सकता है, ये डिपेंड करता है एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉयर पर एक ऑफ 7 डेज में देना कंपलसरी है। और आपको एक दिन में 9 घंटे से ज़्यादा काम नहीं करवा सकता एम्प्लॉयर, मोर देन 9 आवर, ठीक है, विद 1 आवर रेस्ट इंटरवल, जिसमें 1 आवर आपका मतलब लंच ब्रेक या कुछ भी आप कह सकते हो, रेस्ट इंटरवल भी इंक्लूड है। नंबर ऑफ वर्किंग आवर, अब वर्किंग आवर वीक के कितने बताए गए हैं इसमें, इसमें वीक के बताए गए, नंबर ऑफ वर्किंग आवर शुड नॉट एक्सीड 48 आवर इन ए वीक विद ए वीकली हॉलीडे। मतलब एक वीकली हॉलीडे तो मैंने आपको ये डिफाइन कर ही दिया है, ये वाला, ठीक है। और आपके एक वीक में कितने आवर होने चाहिए, 48 आवर होने चाहिए। प्रोविजन ऑफ कंपनसेटरी हॉलीडे ओवर टाइम इफ़ वर्किंग ऑन हॉलीडे, अगर कोई भी एम्प्लॉय छुट्टी वाले दिन काम करता है तो उसको उसका कंपनसेटरी ऑफ मिलना चाहिए या फिर ओवर टाइम वेजेस मिलने चाहिए। आई होप आपको यहाँ तक ये क्लियर होगा। अब हम देखते हैं हमारा सेक्शन नंबर 14, ओवर टाइम वेजेस, ठीक है। इफ़ द पर्सन हैज़ वर्क मोर देन 48 आवर इन ए वीक देन द एक्सेस आवर वर्क विल बी ट्रीटेड एज ओवर टाइम। जैसे सपोज करो आपको एक वीक में 48 आवर्स काम करना है, ठीक है, 48 आवर्स काम करना है, लेकिन आपने 48 ना करके 58 आवर काम कर लिया, तो आपने कितने ज़्यादा काम किया, आपने 10 घंटे ज़्यादा काम कर लिया। तो आपको जो पेमेंट होगा ना, ये जो आपका 10 आवर्स होगा ये ट्रीटेड होगा एज ए ओवर टाइम, ठीक है। और ओवर टाइम रेट कैसे मिलेगा, ओवर टाइम रेट विल बी ट्वाइस ऑफ द नॉर्मल वेज रेट, जो आपको नॉर्मल वेज रेट मिल रहा था उसका ट्वाइस हो जाएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं सेक्शन नंबर 15, वेजेस फॉर ए पर्सन हु हैज़ वर्क लेस देन नॉर्मल वर्किंग आवर। उस पर्सन को नॉर्मल मतलब वेजेस कैसे मिलेंगे, जो नॉर्मल वर्किंग आवर से कम काम करता है। तो इसमें दो केस आते हैं, अब मैं आपको केस बताती हूँ, ठीक है। पहला केस तो ये हो गया, एम्प्लॉयर कुड नॉट प्रोवाइड द एक्टिविटीज ऑफ द जॉब देन द एम्प्लॉय इज एंटाइटल्ड टू रिसीव फुल सैलरी। सपोज एम्प्लॉयर को इसको ऐसी एक्टिविटी नहीं देगा या कोई ऐसा काम नहीं देगा कि उससे, सपोज करो जैसे सिंपल लैंग्वेज में समझाती हूँ, एक एम्प्लॉयर है, ठीक है, एक एम्प्लॉयर है, उसके यहाँ पे एम्प्लॉय काम कर रहा है, एम्प्लॉय की शिफ्ट जो होती है ना वो होती है 8 घंटे की, 8 घंटे की होती है, एम्प्लॉय 8 घंटे काम करता है। लेकिन एम्प्लॉयर के किसी रीजन की वजह से एम्प्लॉय ने काम किया 4 घंटे या 6 घंटे, तो उसको उस डे की सैलरी पूरी कंसीडर होगी, ये नहीं कि हाफ डे माना जाएगा, पूरी कंसीडर होगी। मतलब अगर एम्प्लॉयर खुद काम प्रोवाइड नहीं करवा पा रहा, ठीक है, उसको, या आप कह सकते हो कि जैसे रॉ मटेरियल ख़त्म हो गया या मशीन ख़राब हो गई या कोई इशू हो गया, तो उसमें एम्प्लॉयर की गलती है, एम्प्लॉय की नहीं है, एम्प्लॉय तो काम करने आया है। तो इस केस में जो सैलरी होगी वो पूरी दी जाएगी। और सेकंड केस ये होता है, एम्प्लॉय हैज़ नॉट वर्क ड्यू टू हिज विलिंगनेस, अगर एम्प्लॉय खुद अपनी मर्जी से काम नहीं कर रहा, द एम्प्लॉय इज़ नॉट एंटाइटल्ड टू रिसीव फुल सैलरी, तो एम्प्लॉय को फुल सैलरी नहीं मिलेगी। एम्प्लॉय का राइट नहीं है कि उसे फुल सैलरी दी जाए। सपोज कोई एम्प्लॉय है, वो आता है काम करने के लिए, 8 घंटे की शिफ्ट है, लेकिन अपनी मर्जी से वो 4 घंटे काम करता है और काम होने के बाद भी वो 4 घंटे काम नहीं करता, वो खाली बैठा रहता है, तो उसका जो सैलरी का राइट होगा वो फुल सैलरी का राइट नहीं होगा, उसका उतना ही राइट होगा जितना उसने काम किया है। आई होप आपको ये दोनों केस समझ में आ गए होंगे। अब हम देखते हैं हमारा सेक्शन नंबर 16। सेक्शन नंबर 16 क्या है, वेज फॉर 2 और मोर क्लासेज ऑफ वर्क। इसमें मैं आपको समझाती हूँ, वेयर एन एम्प्लॉय डज 2 और मोर क्लास ऑफ वर्क टू ईच ऑफ विच ए डिफरेंट मिनिमम रेट ऑफ वेजेस इज एप्लीकेबल। सपोज एक एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय एक्स है, ठीक है, एम्प्लॉय एक्स है, वो एक ही कंपनी में 2 तरह का काम करता है। एक तो मान लो कि स्वीपर का भी काम कर रहा है, स्वीपर का काम करते करते उसको क्या 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 दिया
कि स्वीपर का काम मत कर, वो काम ख़त्म हो चुका है, तू एक काम कर, मैन्युफैक्चरिंग पार्ट में चला जा और वहाँ पे मशीन चला ले। तो इन दोनों के मिनिमम वेजेस अलग अलग होंगे ना। तो इसमें मैं ये बताना चाह रही हूँ कि अगर वो 2 से अधिक क्लास के काम कर रहा है तो उसकी जो पेमेंट होगी वो इन दोनों की जो मिनिमम वेजेज होगी उसके हिसाब से होगी। मतलब स्वीपर की जो मिनिमम वेजेज है वो स्वीपर वाले केस में उसमें होगी, और जो मैन्युफैक्चरिंग वाले में उसमें मैन्युफैक्चरिंग वाले के हिसाब से होगी। ऐसा नहीं कि आप उससे काम तो करवा रहे हो मैन्युफैक्चरिंग का, लेकिन पेमेंट आप उसको कर रहे हो स्वीपर की, तो ये गलत हुआ। अब सेकंड केस हम देखते हैं। द एम्प्लॉयर पे टू सच एम्प्लॉय इन रिस्पेक्ट ऑफ टाइम रिस्पेक्टिवली occupied in such case class of work wages at not less than the minimum in force respect of each such class। ये मैंने आपको ऑलरेडी डिफाइन कर दिया है अभी पहले वाले पॉइंट में। तो चलो अब आगे देखते हैं। हमारा सेक्शन नंबर 17, सेक्शन नंबर 17, मिनिमम टाइम रेट वेजेस फॉर पीस वर्क। वेयर एन एम्प्लॉयड ऑन पीस वर्क रेट, अगर कोई एम्प्लॉय पीस वर्क रेट पर एम्प्लॉयड किया गया है, फॉर विच मिनिमम टाइम रेट एंड नॉट ए मिनिमम पीस रेट हैज़ बीन फिक्स अंडर दिस एक्ट। तो और मिनिमम पीस रेट फिक्स नहीं किया गया है, द एम्प्लॉयर शैल पे टू सच एम्प्लॉय वेज एट नॉट लेस देन द मिनिमम वेज। तो इस केस में एम्प्लॉय को मिनिमम टाइम रेट से मिनिमम वेज से कम नहीं मिलेगा। अब देखते हैं हमारा सेक्शन नंबर 18। सेक्शन 18 में आपको रजिस्टर मेंटेन करना है, रिकॉर्ड टू बी मेंटेन रजिस्टर। और रजिस्टर में क्या क्या पर्टिकुलर होनी चाहिए, पर्टिकुलर ऑफ एम्प्लॉय पर्सन होना चाहिए, वर्क परफॉर्म उसने क्या परफॉर्म किया है, वेजेस उसको क्या पे वेजेस पे की जा रही है, ही रिसिप्ट गिवन बाय देम, और जितनी भी ईच एंड एवरीथिंग है वो सब इसमें रजिस्टर में मेंटेन होनी चाहिए। सेक्शन 19 मैं मेंशन करना भूल गई हूँ, सेक्शन 19 में आप मेंशन कर लो। सेक्शन 19 में आता है आपका इंस्पेक्टर, ठीक है, इंस्पेक्टर आता है सेक्शन 19 में। और सेक्शन इंस्पेक्टर को कौन अपॉइंट करता है, ये अपॉइंट करते हैं अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। इंस्पेक्टर क्या कर सकता है, इंस्पेक्टर इंस्पेक्ट कर सकता है, एविडेंस मांग सकता है, प्रीमिसेस में आ सकता है, तो ये सब काम होता है इंस्पेक्टर का। अब देखते हैं हम सेक्शन नंबर 20। अब हम देखते हैं हमारा सेक्शन नंबर 20। सेक्शन नंबर 20 में मैं आपको समझाऊंगी क्लेम। इन लेबर कमिश्नर और एनी अदर अपॉइंटेड अथॉरिटी इज ऑथराइज टू हेयर क्लेम रिगार्डिंग नॉन पेमेंट ऑफ मिनिमम वेजेस। अगर हमारे मिनिमम वेज की पेमेंट नहीं हुई है तो उसके लिए हमारा क्लेम कौन सुनेगा, उसके लिए हमारा क्लेम सुनेगा, इसलिए मैं आपको डीपली क्लियर करूँगी। इफ़ सेंट्रल गवर्नमेंट, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट है तो एनी कमिश्नर फॉर वर्कमैन कंपनसेशन, ठीक है, जो एनी हमारा वर्कमैन कंपनसेशन का कमिश्नर होगा वो होगा। लेकिन अगर स्टेट गवर्नमेंट की बात आती है तो वो क्या होगा, नॉट बिलो द रैंक ऑफ लेबर ऑफिसर। इसमें मेंशन नहीं हुआ है पीपीटी में, आप ये नोट डाउन करो, क्योंकि हर चीज़ अगर पीपीटी में होगी तो आप अपने नोट्स खुद नहीं बनाओगे, इसलिए मैंने मेंशन नहीं किया है, बट मैं आपको डिफाइन कर रही हूँ। सेंट्रल गवर्नमेंट के केस में क्या होगा, एनी कमिश्नर फॉर वर्कमैन कंपनसेशन, और स्टेट गवर्नमेंट के केस में क्या होगा, नॉट बिलो द रैंक ऑफ लेबर ऑफिसर, ठीक है, और एनी अदर ऑफिसर विद एक्सपीरियंस एज ए जज ऑफ ए सिविल कोर्ट। और एक ऑफिसर होगा जो जज होगा सिविल कोर्ट का, ठीक है। तो इसमें अब क्लेम का टाइम क्या होता है, क्लेम का टाइम क्या होता है, अगर आपको मिनिमम वेज लेस मिल रही है, मतलब आपको मिनिमम वेज लेस मिल रही है, ठीक है, तो क्लेम का टाइम होगा इसमें 6 मंथ, ठीक है। और अगर आपकी रॉन्ग डिडक्शन हो गई है, डिडक्शन रॉन्ग हो गई है, तो इसमें क्लेम का टाइम होगा 12 मंथ। ये क्वेश्चन याद कर लेना, बहुत आता है कि अगर रॉन्ग डिडक्शन है तो 12 मंथ है, और मिनिमम वेज कम मिल रहा है तो 6 मंथ है, ठीक है। और एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ, अगर एम्प्लॉय ने एम्प्लॉयर पर फॉल्स एलिगेशन लगाए हैं तो एम्प्लॉय पर 50 रुपीज़ पेनल्टी लगेगी। और अगर क्लेम जब हमारा ये हो जाएगा तो हमारा क्लेम कैसे रिसीव होगा, क्लेम रिसीव होगा 10 टाइम पेमेंट ड्यू प्लस, ठीक है, जो हमारा भी क्लेम है वो 10 टाइम बढ़कर हमें मिलेगा, और जो हमारी पेमेंट ड्यू है प्लस कंपनसेशन 10 रुपीज़, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट सेक्शन, सेक्शन नंबर 22, पेनल्टी। पेनल्टी क्या होगी, ठीक है, ऑफेंस क्या होगा, पेमेंट ऑफ लेस देन मिनिमम वेज टू एम्प्लॉय। अगर कोई भी एम्प्लॉय को मिनिमम वेज से भी कम देता है तो इसमें क्या केस होगा, इसको इम्प्रिजनमेंट होगा अप टू 6 मंथ, ठीक है, और फाइन होगा
₹500, ठीक है। ₹500 और इम्प्रिजनमेंट, ये दोनों भी हो सकते हैं। तो पेनल्टीज आपको समझ में आ गया होगा। ये लेक्चर यहीं फिनिश होता है। मैंने अपनी तरफ से ट्राई किया है कि मैं आपको अच्छे से अच्छा समझा सकूं और ईजी वे में आपको क्लियर कर सकूं। अगर आपको कोई किसी भी सेक्शन में कोई भी इशू है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो और कमेंट कर सकते हो। टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर सकते हो। ये पीडीएफ मैं टेलीग्राम लिंक पर डाल दूंगी, वहाँ से आपको मिल जाएगी, आप वहाँ से एक्सेस कर सकते हो। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि और बच्चों का भी एग्ज़ाम क्लियर हो सके। थैंक यू for watching my this lecture, and bye bye guys, have a nice day.